नमस्कार दोस्तों। सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 5th नंबर के चैप्टर कॉलम्स के अंदर आज हम लोग एक डेरिवेशन करने वाले हैं। डेरिवेशन में हम लोग यूलर्स फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, वो भी कॉलम की एंड कंडीशन के आधार पर। जो एंड कंडीशन आज हम लोगों ने ली है वह है बोथ एंड्स हिंज। जो बोथ एंड्स हिंज क्या होता है और कैसे फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, इसको समझने के लिए आप वीडियो पूरा ध्यान से देखें और जो मैं बोलता हूं उसको भी सुनते हुए चलें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कंडीशन है कॉलम्स की, जो एंड कंडीशन है, उसके आधार पर एक डायग्राम बनाना पड़ता है। उस डायग्राम को बना लें और समझ लें। सबसे पहले हमें क्या करना है, बोथ एंड हिंज। तो ऐसे हमें क्या करना है, एक स्पिन टाइप की बना देना है। यहाँ पर जैसा मैं बना रहा हूं ऐसी ऐसी बना दें और नीचे मैंने उसको ऐसा बना दिया। यहाँ पर इसको सीधा स्ट्रेट लाइन से हमें क्या करना है, ऐसा मिला देना है। ये क्या मैंने मान लिया कॉलम है, क्या है कॉलम। इसको नाम दे दिया मैंने ए और बी। ये जो ऐसा दिख रहा है ये क्या है, बोथ एंड्स कैसी हिंज कंडीशन है। ये जो हमने पिन टाइप की बना दी इसे क्या बोलते हैं, हिंज कंडीशन। अब हमने मान लिया यहाँ पर एक लोड लग रहा है, ऐसा लोड लगा दें आप कहां पर, स्ट्रेट सीधा एक लोड लगा। हमने मान लिया क्या एक पी लोड लग रहा है। अब पी लोड लगेगा तो कॉलम पर लोड पड़ेगा तो थोड़ा बहुत क्या होगी, कॉलम डिफ्लेक्ट होगा। तो हमने उसको डिफ्लेक्शन को इस तरह यहाँ पर डॉट डॉट लाइन से ऐसे दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझे। ऐसी डॉट डॉट लाइन करें और सीधा काम मिला देंगे इस पर। हमने मान लिया डिफ्लेक्ट हो रहा है, जहां पर डिफ्लेक्ट हो रहा है वहां पर हमने क्या मान लिया, एक सेक्शन मान लिया एक्स एक्स यहाँ पर। और जो डिफ्लेक्ट हो रहा है उसको हाईएस्ट मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, बाई मान लिया। क्या मान लिया, जो इतनी जगह है इसको मैंने क्या मान लिया, बाई मान लिया। जो हाईएस्ट डिफ्लेक्शन है उस पॉइंट को मैंने क्या दे दिया, बी पॉइंट दे दिया यहाँ पर। और जो कॉलम है उसकी हमने जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, जो कॉलम की लेंथ है उसको मैंने क्या मान लिया, ऐसा एल मान लिया। तो ये डायग्राम समझ में आ रहा है आपको, बनाना भी आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, एक कॉलम बनाया। कॉलम पे हमने मान लिया पी लोड लग रहा है, पी लोड के कारण कॉलम में डिफ्लेक्शन हुआ। तो ये डिफ्लेक्शन को हमने डॉट डॉट लाइन से दिखा लिया। और हमने मान लिया कोई एक सेक्शन है जहां पर डिफ्लेक्शन कंसिडर कर लिया, क्या मान लिया हमने, बाई मान लिया। और जहां पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है उसको मैंने पॉइंट क्या दे दिया, बी दे दिया। कॉलम की जो लेंथ हुआ हमने क्या मान ली, एल मान लिया। और जो हमारा एक्स एक्स सेक्शन माना उसको मैंने मान लिया कि कहीं पर भी मान सकते हैं इसको, तो उसकी एक डिस्टेंस दे दे नाम के लिए। हमने क्या मान लिया, वो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, एक्स डिस्टेंस पर हमने क्या माना, एक्स एक्स सेक्शन माना हुआ है। इतना यहाँ पर बनाने के बाद जो मैंने यहाँ पर मुंह से बोला उसको हमें यहाँ पर लिखना भी पड़ता। तो कैसे लिखते हुआ मैं बता देता हूं। तो हमने जो भी यहाँ पर मुंह से बताया वहां यहाँ पर लिख दिया। हमने एल क्या मान लिया, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। ए क्या मान लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉलम। पी क्या, क्रिपलिंग लोड। बाई क्या मान लिया, डिफ्लेक्शन मान लिया। और जो यहाँ पर हमने एक्स एक्स सेक्शन कंसीडर किया, वाई भी लिख दिया। नाउ कंसीडर एनी सेक्शन एक्स एक्स एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एंड बी, जो बी एंड है। इतना लिखने के बाद अब जो यहाँ पर जो हम क्या निकालना है, यहाँ पर यूलर्स का जो फॉर्मूला फाइंड आउट करना है उसके लिए क्या निकालना है, हमें क्रिपलिंग लोड निकालना है कितना होता है। तो उसके लिए हमें लोगों को क्या करना पड़ता है, इसमें लगते हैं बेंडिंग मूवमेंट के कंसेप्ट। क्या लगते हैं, बेंडिंग मूवमेंट के कंसेप्ट। तो हमें मूवमेंट लेना पड़ेगा। मूवमेंट कहां पर लेते हैं, जहां पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हुआ है। तो उसके लिए कुछ लाइन यहां पर लिखना पड़ती है। तो वाई भी मैं लिख देता हूं जिससे समय बच जाएगा। तो हमने ये भी लिख दिया यहाँ पर, टेकिंग अ मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी एट अ सेक्शन एक्स एक्स। हमें इस पॉइंट के अबाउट क्या लेना, मूवमेंट लेना। तो मूवमेंट हम लोग जानते हैं क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मूवमेंट को हम किससे डिनोटेट करते हैं, एम से डिनोटेट करते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर कैपिटल एम लिखेंगे और जिस सेक्शन के अबाउट ले रहा है उसमें एक्स एक्स ऐसा लिख देंगे। क्या लिख दिया मैंने, एक्स एक्स सेक्शन हो गया और एम क्या हो गया, यहाँ पर मूवमेंट हो गया या बेंडिंग मूवमेंट बोल सकते हैं, इक्वल। अब हमने जैसे बताया क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और जब मूवमेंट लेते तो उसमें साइन भी आता है, प्लस या माइनस। तो हम जानते हैं कि यदि कहीं लोड लग रहा है और कर्व हमारा ऐसा जनरेट होता है, कैसा होता है, ऐसा जनरेट होता है, ऐसा। इसको क्या बोलते हैं हम, इस तरह के कर्व को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव। क्या बोलते हैं, कॉनकेव, कॉनकेव। इसमें जो साइन लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। और यदि इस तरह का जनरेट होता, कैसा, ऐसा जनरेट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस कर्व को बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। तो इसमें जो साइन लेते हैं कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अब जो यहाँ पर अगर दोनों को मिलाएंगे तो इस तरह का साइन दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर ये वाला कैसा बन रहा है, कर्व ऐसा बन रहा है कुछ।
तो मतलब इससे मैच करा रहा है, तो यहाँ पर हम कौन सा साइन लेंगे, माइनस लेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। फिर क्या होगा, फोर्स होगा, तो फोर्स यहाँ पर क्या लग रहा है, पी लग रहा है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या हो गया ये, पी हो गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स, और जो बी क्या अबाउट ले रहा है, तो ये जो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मान लिया मैंने, बाई मान लिया, जो डिफ्लेक्शन है, तो बाई का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम अच्छे से लिखते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, एम एक्स एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस पी बाय, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहां पर जो बेंडिंग मोमेंट है, अगर बेंडिंग इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी तो उसको भी आप जानते होंगे, तो उसके लिए हम यहां पर क्या लिखते हैं, वी नो दैट, क्या लिखेंगे, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन, क्या लिखेंगे, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन। फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन से हम लोग जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है एम एक्स एक्स, मतलब बेंडिंग इक्वेशन को, बेंडिंग इक्वेशन से एक फॉर्मूला निकलता है, वो कैसे निकलता है वो भी मैं बता रहा हूं। एम एक्स एक्स इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वह होता है ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या होता है, ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, निकलता कैसे ये मैं बता देता हूं, यहां पर आपको उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको पता चल जाए कैसे आता है, उसके लिए ध्यान रखें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है हमारी, बेंडिंग इक्वेशन होती है एम अपॉन ई, एम अपॉन आई इक्वल ई अपॉन आर, ये आपने बेंडिंग इक्वेशन पढ़ी होगी। अब यहां पर क्या, एम क्या होता है, मूवमेंट होता है, आई क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ई क्या होती है हमारी इलास्टिसिटी, जो हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो कर्वेचर निकालते हैं, तो कर्वेचर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एम अपॉन क्या हो जाएगा, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो ये बन जाती है हमारी ई आई इक्वल क्या हो जाता है, 1 अपॉन आर हो जाता है। इस इक्वेशन को मैंने मॉडिफाई कर दिया, तो ये जो हमारा होता है इसे बोलते हैं हम कर्वेचर, क्या बोलते हैं, कर्वेचर, कर्वेचर बोलते हैं। इसके अलावा भी आल्सो नो, हम जानते हैं यहां पर y क्या है, डिफ्लेक्शन है, क्या y क्या है, डिफ्लेक्शन है, याद रखें y क्या है, डिफ्लेक्शन है। अब हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। जबकि इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्वेचर, इसको बोलते हैं हम कर्वेचर। अब इसको यहां पर जो कर्वेचर ये है, वो ये दोनों कर्वेचर को अगर एक दूसरे के इक्वल कर दें, इसको क्या बोलते हैं, हम कर्वेचर बोलते हैं। तो ये जो कर्वेचर है, एम अपॉन ई आई और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर इसको इक्वल कर दें तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपॉन ई आई। अब यहां पर हमें किसकी वैल्यू निकालना है, एम की निकालना है। तो एम को हम क्या करेंगे, यहां पर एक साइड, यहां पर दिखा रहा हूं मैं, एम को एक साइड ले जाएंगे, इस एम को एक साइड ले गया तो इसका इधर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसी को हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, एक्स एक्स सेक्शन है, एम के क्या सेक्शन लगा दिया, इक्वल ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिया। हम डायरेक्ट ही लिखते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, तो इसकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या लिख दिया, यहां पर लिख दिया, वी नो दैट फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन से, ऐसा इक्वेशन भी लिख दें, ये होता। अब यहां पर एम एक्स इक्वल टू ये है और एम एक्स इक्वल टू ये, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। तो दोनों के इक्वल रखेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, इसको अगर इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं तो यहां पर लिखते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख देंगे, यहां पर सीधा लिखेंगे ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस पी वाई। अभी माइनस का इसको इक्वल किस तरफ ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और जी माइनस का इक्वल किस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पी वाई हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहां पर ई आई दिख रहा होगा, तो इन दोनों में अगर हम ई आई का डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ई आई से कैंसिल हो जाएगा और यहां पर डिवाइड हो जाएगा।
तो यहाँ पर मैं इक्वेशन बना देता हूँ। इसमें क्या करेंगे, ई आई का डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ई आई का डिवाइड करेंगे तो ई आई से ई आई कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा पी वाई अपॉन ई आई। ठीक है, क्योंकि दोनों में डिवाइड किया और इक्वल की इस तरफ डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी जीरो रहेगा, तो इसका जीरो को हम जीरो कर देंगे। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई अपॉन ई आई। तो इस इक्वेशन को हम नंबर 1 2 3 नंबर दे देते हैं। तो यहां तक आप समझ गए हो कि कैसे इस इक्वेशन को मैं निकालूंगा। अब जो रफ किया था उसको मैं साफ कर देता हूं, फिर इसको आगे समझाता हूं। अब जिस सेकेंड ऑर्डर जो यहाँ पर इक्वेशन दिख रही है, इसका एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को यहाँ पर हम ड्राइव नहीं करते, डायरेक्ट याद करना पड़ता है। तो जो इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनता है उसके लिए हमें लिखना भी पड़ता है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, फॉर दिस इक्वेशन, ऐसा लिखना पड़ता है। इसका सॉल्यूशन होता हुआ होता है y इक्वल टू, यहां पर लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, याद कर लें इसको, सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या होता, पर्टिकुलर इंटीग्रल, इंटीग्रल। तो इसका जो ये दोनों फॉर्मूले में लिखना पड़ता है। फिर y इक्वल टू हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है उसको लिखना पड़ेगा ऐसा c1, और यहां पर लिखेंगे cos, फिर होगा ब्रैकेट के अंदर x, रूट के अंदर p अपॉन ई आई, रूट पूरा ऐसा बना दें, फिर हमारा ब्रैकेट ऐसा बंद कर दें, फिर प्लस लगाएं, फिर c2 होता है, फिर यहां पर क्या होता है साइन होता है, फिर ब्रैकेट के अंदर ax, रूट के अंदर सेम का सेम p अपॉन ई आई, इसको ऐसा बंद कर दें। ये क्या होता है, ये जो यहाँ पर इक्वेशन दिख रही है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकलता है y इक्वल टू c1 cos, ब्रैकेट के अंदर x, रूट के अंदर p अपॉन ई आई, प्लस c2 sin x, ब्रैकेट के अंदर p अपॉन ई आई। इसको हमें याद करना पड़ेगा तभी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं निकालते तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा इसे हेडिंग डाल देंगे और इसको हम लिख देंगे। अब C1 C2 क्या है, कांस्टेंट है, इनकी हमें वैल्यू निकालने पड़ती। इनकी वैल्यू कैसे निकालती, जो हमारी इसकी एंड कंडीशन है उसके आधार पर। एंड कंडीशन मतलब बोले तो एंड कंडीशन पर हमारा डिफ्लेक्शन हो रहा है तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, और जो x यहाँ पर लिया उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसकी एंड कंडीशन के लिए भी हमें हेडिंग डालना पड़ेगी, तो उस हेडिंग को मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पर डाल दी हेयर बाउंड्री कंडीशन। हम सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट बी की। तो पॉइंट बी के लिए हमें लिखना भी पड़ता है, ऐसा लिखेंगे एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी डिफ्लेक्शन इज जीरो। क्या लिखेंगे, डिफ्लेक्शन इज जीरो, ऐसा दैट इज लिख देते हैं। दैट इज लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, डिफ्लेक्शन इज जीरो मतलब होता है y इक्वल टू जीरो, और लेंथ भी यहाँ पर क्या है x इक्वल टू क्या है जीरो। ध्यान समझे, ऐसा जीरो लिखते हैं। यहाँ पर पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी पे हम याद रखें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है। डिफ्लेक्शन कहाँ, हमारे सेंटर में, तो यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। तो जो x की जो वैल्यू है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी ली है, लेकिन यहाँ पर b पर अभी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो जीरो है। कितनी है b पर वैल्यू कितनी है, जीरो याद रखें। तो b पर पॉइंट पर दोनों ही कंडीशन x और y की, जो y है डिफ्लेक्शन और जो x की वैल्यू कैसी है, दोनों जीरो है। इन दोनों जीरो वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो यहां पर हो जाएगी एबव इक्वेशन लिख देंगे y इक्वल टू c1 cos लिख देंगे, और यहाँ पर x की जगह क्या लिखेंगे, हम जीरो लिख देंगे। सॉरी, y की जगह यहाँ पर क्या y है, y भी क्या है जीरो, तो हम उसको भी जीरो पुट करते हुए चलेंगे। फिर क्या करेंगे, x की जगह जीरो लिख दिया, यहाँ पर रूट के अंदर क्या हो जाएगा p अपॉन ई आई, फिर इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस c2 की जगह c2 रहेगा, और साइन की जगह साइन रहेगा, x की जगह जीरो हो जाएगा p अपॉन ई आई। तो जो हमारी यहाँ पर इक्वेशन थी ए वाली, इसमें मैंने जो कंडीशन यहाँ पर ली है उनके आधार पर इसमें पुट कर दिया। ठीक है, कंडीशन आप समझ गए होंगे। बी पर देखेंगे तो डिफ्लेक्शन भी जीरो और हमारी एक्स की वैल्यू भी कैसी जीरो है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इधर जीरो है, ये क्या है कॉस, ये पूरा टर्म कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इधर का पूरा ही टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर कॉस जीरो क्या हो जाएगा, कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है, तो इधर जीरो बचेगा इक्वल।
C1 की जगह C1 रहेगा, और cos 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिया, प्लस इधर पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम C1 देखेंगे, यहाँ पर C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 वैल्यू निकल आएगी। C1 इक्वल टू कितना निकाल लिया मैंने, 0 निकाल लिया। अब इसी तरह हम C2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे हमने क्या लिखा था, एट पॉइंट बी, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही फिर से लिखेंगे एट पॉइंट ए। अभी हमने किस पे लिया था, बी पॉइंट पे लिया था, यहां पर आप देख सकते हैं। अब लेंगे ए की बात करेंगे, ए पर। तो ए पर हम देखेंगे, ए पर भी डिफ्लेक्शन कैसा है, 0 है, क्योंकि डिफ्लेक्शन सेंटर में यहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, तो यहां पर भी एट पॉइंट पे भी क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हम कहां से, पॉइंट बी से हम सारी वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो अगर ए की तुलना देखेंगे, तो यहां पर जो एक्स की वैल्यू कितनी है, ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। याद रखें, यहां पर बी पर ले रहे थे, तो बी पर क्या थी, जो लेंथ थी वो 0 थी, लेकिन ए पर देखेंगे तो यहीं से कंसीडर करेंगे तो एल क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, लेकिन डिफ्लेक्शन यहाँ पर भी 0 हो रहा है, तो एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे, एल लिख देंगे। इसको फिर से हम अप्लाई करेंगे किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 है, डिफ्लेक्शन इक्वल कर देंगे, C1 की जगह हम जो वैल्यू हमने निकाली उसको अप्लाई कर देंगे, तो C1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या है, कॉस है, ब्रैकेट के अंदर x की जगह क्या एल लिखेंगे, जो हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, p अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ei हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, प्लस हो जाएगा, C2 की जगह C2 लिखेंगे, और साइन की जगह साइन लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह क्या लिख देंगे, l लिख देंगे, और फिर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, p अपॉन ei, इसको बंद कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो इसको 0 तो इधर 0 ही जाएगा, ये पूरा टर्म 0 है, 0 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म में कर देंगे, तो सारा क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब 0 होने के बाद हम क्या करेंगे, ये 0 यहां पर 0 लिख देंगे, इक्वल, ये 0 की जगह पूरे टर्म की जगह 0 लगा देंगे, प्लस ये जो इधर क्या बचेगा हमारा, C2 बचेगा, और क्या हो जाएगा हमारा, साइन की जगह साइन हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर l हो जाएगा, और रूट के अंदर p अपॉन ei हो जाएगा। जो हमारे पास बच रहा है उसको मैंने लिख दिया। अब क्या है, ये 0 0 रहेगा, इधर हम देखेंगे तो इस वैल्यू को हम एक तरफ ले जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, साइन रूट के अंदर l, सॉरी ब्रैकेट के अंदर l, फिर रूट के अंदर p अपॉन ei हो जाएगा, इसको बंद कर देंगे, इक्वल, और C2 है वो कहाँ, 0 के इस तरफ जाएगा, तो ये भी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, यदि हम साइन को इधर लाते तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 के कुछ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, l लिख देंगे, और रूट के अंदर क्या है, ये l है, रूट के अंदर p अपॉन क्या हो जाएगा, ei हो जाएगा, इक्वल, जो साइन 0 होगा उसकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, तो वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऐसा लिखेंगे 0 पाई 2 पाई, जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 3 पाई, ये क्या हो जाएंगे, साइन 0 की कुछ वैल्यू हो जाएंगी। अब इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ लिखना पड़ता है मुझे, वह भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एक ही जगह सब, आपको एक ही जगह सब कुछ दिख जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर पर्टिकुलर लिस्ट वैल्यू, फॉर पर्टिकुलर लिस्ट वैल्यू, लिस्ट वैल्यू का मतलब है ये जो हमने वैल्यू लिखी इनमें से कोई एक वैल्यू इसके इक्वल में लेंगे। तो यहाँ पर जो लिस्ट वैल्यू सबसे कम जिस पे हमारा सॉल्यूशन आ जाए उसमें हमें लिस्ट वैल्यू लेते हैं, तो लिस्ट वैल्यू क्या पाई है, तो पाई को ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर हम लिखते हैं कि एल रूट के अंदर क्या हो जाएगा, पी अपॉन ई आई, इक्वल क्या ले लिया मैंने, पाई ले लिया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, इसका क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, ऐसा हम लिख देंगे, मतलब दोनों साइड का स्क्वायर लेने पर। अगर स्क्वायर लेंगे इसका तो एल होगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, पी अपॉन ई आई, इसका क्या कर देंगे, पूरे का स्क्वायर कर देंगे, इधर क्या हो जाएगा, इधर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या निकलेगी, एल स्क्वायर हो जाएगी, इंटू ये रूट है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, पी अपॉन ई आई बचेगा, इक्वल में क्या बचेगा, इधर पाई स्क्वायर बचेगा। अब इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या निकालना है, पी की वैल्यू निकालना है, तो पी एक साइड आ जाएगा, पी एक साइड आएगा तो इसका इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, पाई स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, ई आई, क्या होगा, पाई स्क्वायर ई आई हो जाएगा, और जो हमारा एल स्क्वायर होगा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एल स्क्वायर। ये इस तरह के वैल्यू, ये फॉर्मूला हमारा जनरेट हो जाएगा। एल क्या है, इफेक्टिव लेंथ, याद रखें,
एल क्या है यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ है, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ई क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और पाई की जो भी कैलकुलेटर में वैल्यू होती है। तो ये फॉर्मूला हमें निकालना था, मैंने निकाल के समझा दिया कैसे निकालते हैं पूरा डेरिवेशन। थैंक यू फ्रेंड्स।